गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 8 जो हमने इसके 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो इसमें नया पॉइंट हमारा आता है कि पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व। तो कौन कौन से तत्व हैं? तो इनको प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, एक आर्थिक तत्व, दूसरा है बाह्य तत्व। तो सबसे पहले हम आंतरिक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है व्यवसाय का प्रकार। उत्पादन करने वाली विशाल औद्योगिक इकाइयों में स्थायी पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता अधिक होती है। व्यापार इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। सेवा देने वाली इकाइयाँ सेवा के प्रकार के आधार पर स्थायी पूंजी का विनियोग तय किया जाता है। दूसरा है व्यवसाय का कद। बड़े कद की इकाइयों में जो बड़े पैमाने के जो विशाल उद्योग हैं, वहाँ पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है और औद्योगिक इकाइयों को कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापारी इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यवसाय की आय का अनुमान। तो व्यवसाय की आय स्थिर हो या अस्थिर दोनों हो सकती है। कंपनी की भविष्य अंदाजित आय स्थिर और अच्छा मात्रा में हो तो कंपनी उधार की पूंजी का आधार रख सकती है। यदि पता हो कि भविष्य में हमारी कंपनी अच्छी चलेगी तो हम लोग उधार ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है संपत्तियों का स्वरूप और उसकी आवश्यकता। विशाल पैमाने पर संपत्तियों की व्यवसाय में अधिक आवश्यकता हो तो पूंजी ढांचे में इक्विटी अंशों की मात्रा अधिक होती है। स्थायी संपत्तियों में विनियोग अधिक होने के कारण संपत्तियां खरीदना भाड़ा पट्टा से ले ये विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संचालकों की मनोवृत्ति। यदि कंपनी के संचालन कंपनी का संचालीय नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो वे अधिक मात्रा में इक्विटी अंश निगमित करके प्रेफरेंस अंश या डिवेंचर पर अधिक आधार रखते हैं। छठा पॉइंट है वित्तीय आवश्यकताएं। वित्तीय का मतलब क्या हुआ? पैसा, मुद्रा। तो अल्प मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो तो मात्र इक्विटी अंश निगमित करके पूंजी एकत्रित की जा सकती है, परंतु विशाल पूंजी कोष की आवश्यकता हो तो विविध प्रकार की जामीनगिरियां निर्गमित करनी पड़ती है। और इसके अलावा पूंजी ढांचे तैयार करते समय लंबे समय के लिए योजना, भावी विकास के लिए सभी संभावना, भविष्य में कितनी वित्तीय आवश्यकता होगी इसका ध्यान करना पड़ता है। सातवां पॉइंट है पूंजी की आवश्यकता का समय। यदि पूंजी की आवश्यकता स्थायी हो तो इक्विटी अंश निगमित करना पड़ता है और यदि दूसरी तरफ कंपनी को अल्प समय के लिए पूंजी की आवश्यकता और डिवेंचर प्रेफरेंस अंश द्वारा पूंजी को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। ये हमारे हुए कि पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व। अब हम बाह्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 7 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पूंजी बाजार में तेजी मंदी की परिस्थिति। मंदी के समय विनियोगकर्ता ब्याज की स्थिर आय के लिए इक्विटी अंश में नहीं बल्कि डिवेंचर विनियोग करना पसंद करेगा, क्योंकि तेजी के समय में उसे डिविडेंड की अपेक्षा निवेशक इक्विटी शेयर में निवेश करना पसंद करेंगे। इस तरह पूंजी ढांचे की रचना का आधार प्रवर्तमान रवैये पर है कि बाजार में अभी करंट में क्या चल रहा है। दूसरा क्या है? बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर। पूंजी बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर ऊंचा हो तो इक्विटी अंश निगमित करके कोष प्राप्त करती है और क्योंकि उधार की पूंजी की आवश्यकता ब्याज चुकाना कंपनी के लिए बोझ रूप में होता है, लेकिन वर्तमान समय में ब्याज दर कम हो तो पूंजी ढांचे में डिवेंचर को भी स्थान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है पूंजी और लागत कि जामीनगिरियों को निर्गमित करने के लिए जो खर्च है वो पूंजी एकत्रित करने के लिए जामीनगिरियां निर्गमित की जाए तो कंपनी का विज्ञापन मतलब कि एड, अधिक खर्च, दलाली या व्यय में करना पड़ता है, क्योंकि ऐड के लिए विविध प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे और बीच में बिचौलिया होते हैं, दलाली होते हैं, उनके लिए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे ये खर्च अधिक वैसे पूंजी लागत अधिक। विविध प्रकार की जामीनगिरियों को निर्गमित करने के खर्चे अलग अलग होते हैं, जबकि डिवेंचर निर्गमित करने का खर्च अन्य जामीनगिरी को निर्गमित करने की तुलना में कम होता है। चौथा पॉइंट है कानूनी नियंत्रण। पूंजी ढांचा पसंद करते समय कानून का नियंत्रण का भी ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी के अधिनियम के अनुसार जामीनगिरी निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त कर सकते हैं और कंपनियों को इक्विटी अंश अनिवार्य रूप से निर्गमित करने पड़ते हैं। इसके अलावा सेबी के नियम के अनुसार, सेबी मतलब क्या हुआ? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं का भी क्या करती है? ध्यान रखती है। पांचवा पॉइंट है कर नीति। कर का मतलब होता है ब्याज, टैक्स। तो टैक्स की मात्रा ऊंची हो, कर की मात्रा ऊंची हो तो डिवेंचर निर्गमित करके अधिक पूंजी कोष प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डिवेंचर पर चुकाए जाने वाले ब्याज की रकम के उद्देश्य आय में कटौती के रूप में वापस प्राप्त किया जा सकता है।
डिविडेंड की आय कर मुक्त हो, डिविडेंड की आय पर नीचे दर कर वसूला जाता हो, तो स्वाभाविक है कि निवेशकों में जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले उनके इक्विटी अंश अधिक लोकप्रिय बन जाते हैं। छठा पॉइंट है हमारा संस्थाकीय विनियोगकर्ता। बीमा कंपनी, बैंक, राज्य और केंद्र सरकार के वित्तीय कॉर्पोरेशन, वित्तीय संस्था आदि अपने स्थापित नियम और शर्तों के अधीन रहकर कंपनियों के अंश और डिवेंचर में विनियोग करते हैं। पूंजी ढांचे की रचना में परिवर्तन करते समय इन सभी संस्थाओं की मनोवृत्ति और शर्तों पर विचार किया जाता है। सातवां पॉइंट है हमारा विदेशी संस्थाकीय विनियोगकर्ता। विदेशी विनियोगकर्ता संस्था एक ऐसी संस्था है कि जिसमें स्थापना पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो, तो जिसका उद्देश्य भारत के प्राथमिक और गौण बाजार तय की गई जामीनगिरियों से विनियोग करना होता है। विदेशी विनियोग संस्थाओं को सेबी के समक्ष अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। इन संस्थाओं में भारतीय कंपनी के अंश डिवेंचर क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है। नेक्स्ट है देखो कार्यशील पूंजी, तो वर्किंग कैपिटल। इसका अर्थ देखेंगे और व्याख्या देंगे कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। सभी ही प्रकार के व्यवसाय में स्थायी पूंजी और कार्य पूंजी दोनों की ही आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी में किस किस का समावेश किया जा सकता है, तो जैसे कि जमीन हुआ, मकान हुआ, यंत्र हुआ, क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी में दैनिक खर्चों के लिए चुकाना पड़ता है, जैसे कि घरेलू संपत्तियों जैसे कि कच्चा माल हुआ, देनदार हुआ, लेनी, हुंडी, नियोजक आदि। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती है और इसलिए कार्यशील पूंजी को जीवन रक्त के समान भी कहा जाता है, लाइफ ब्लड भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या है तो इसके अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो लिंकन क्या कहते हैं, लिंकन डोरिस स्टेवेंस कि चालू संपत्तियों को उसके चालू दायित्व की अपेक्षा वृद्धि करना, इसे क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी। और जे.एस. मिल ने क्या कहा है कि चालू संपत्ति का योग अर्थात व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी का विचार देखेंगे कि कंसेप्ट और वर्किंग कैपिटल। तो पहला है कुल कार्यशील पूंजी, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय की चालू संपत्तियां जैसे कि कच्चा माल तैयार करना हो तो उसके लिए स्टॉक, देनदार, लेनदार, हुंडी, अल्पसमय जामीनगिरी आदि में कुल विनियोग का योग अर्थात कुल कार्यशील पूंजी। अब इसके लिए एक सूत्र देखिए है कि कुल कार्यशील पूंजी को बराबर कुल चालू संपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल। चालू संपत्ति से चालू दायित्व घटाना, इसे शुद्ध कार्यशील पूंजी कहेंगे। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति और माइनस चालू दायित्व। जब चालू दायित्व की तुलना में चालू संपत्ति अधिक हो तो उसे सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहेंगे और चालू संपत्तियों की तुलना में चालू दायित्व अधिक हो तो उसमें नकारात्मक कार्यशील पूंजी हम कह सकते हैं। अब देखो ये मुद्दे हैं कि कुल कार्यशील पूंजी और कुल शुद्ध कार्यशील पूंजी के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नॉट वर्किंग कैपिटल, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर के मुद्दे देखेंगे कि अर्थ और तरलता क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है और चालू दायित्व क्या है। तो कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो कुल कार्यशील पूंजी अर्थात क्या, तो चालू संपत्ति जैसे कि हुंडी हुआ, लेनदार हुआ, अल्प समय के लिए विक्रय पात्र हुआ, जामीनगिरी, बैंक शेष, नगद आदि। और शुद्ध कार्यशील पूंजी में किसकी आवश्यकता होगी, तो चालू संपत्ति का घटाना का दायित्व। तरलता, यह विचार कंपनी को तरलता की स्थिति नहीं दर्शाता और यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त होती, कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चालू दायित्व में वृद्धि कुल कार्यशील पूंजी की वृद्धि करता है, चालू दायित्व में वृद्धि शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो कि कार्यशील पूंजी के लक्षण। तो इसके लक्षण कितने हैं, तो 8 लक्षण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कि अल्प समय की पूंजी की कार्यशील पूंजी ये अल्प समय के लिए होती है। दूसरा चालू संपत्तियों में विनियोग जैसे कि लेनदार हुई, हुंडी हुई, अल्प समय के लिए जामीनगिरी आदि। तरलता, कार्यशील पूंजी की ये आधारभूत लक्षण है कि संपत्ति का जिसमें कार्यशील पूंजी का नियोजित है उसका सुगमता से रोकड़ के रूपांतरण करना, मतलब कि कैश में। चौथा अल्प जोखिम, कार्यशील पूंजी में भ्रमण करती है, अल्प समय अवधि और सरलता से नगद में रूपांतरण होता है। पांचवा है परिस्थिति होता, यदि चालू संपत्तियों में कार्यशील पूंजी का विनियोग हुआ तो उसका स्वरूप सतत परिवर्तित होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि कच्चे माल
अर्ध तैयार माल में अर्ध तैयार माल का तैयार माल विक्रय होता है। देनदार और नगद विक्रय को हो तो नगद में रूपांतरण होता है। 7वां पॉइंट है कि दैनिक खर्च चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है। 7वां पॉइंट है घिसाई नहीं। व्यवसाय में भ्रमण करती पूंजी और उसके स्वरूप सतत परिवर्तन होने से घिसाई नहीं गिनी जाती। 8वां पॉइंट है व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप के अनुसार आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप पर आधारित होती है। इसके प्रत्येक व्यवसाय में उसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला पॉइंट है हमारा व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार स्वरूप पर आधारित होती है। उदाहरण, जिस व्यापारी इकाई को बड़े पैमाने पर माल का स्टॉक रखना पड़े तो वो साख पर माल का विक्रय करना पड़ता हो तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। उद्योग के स्वरूप में अनुसार कार्यशील पूंजी की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण जैसे कि गैस कंपनी, विद्युत कंपनी, अल्प कार्यशील पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यवसाय का कद। जैसे व्यवसाय का कद छोटा होगा तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी, यदि बड़ा होगा तो आवश्यकता अधिक होगी। तीसरा है उत्पादन चक्र। कच्चे माल का क्रय, तैयार माल का उत्पादन हो तो इन दोनों के बीच के समय अवधि अर्थात उत्पादन चक्र की समय अवधि दीर्घ हो तो कच्चा माल, अर्ध तैयार माल कार्यशील पूंजी नियोजक होने से उसकी आवश्यकता अधिक होती है। जैसे कि सूती कपड़ा हो, पर्सन उद्योग उत्पादन हो, चक्र दीर्घ समय के होने से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और जबकि बेकरी, डेयरी उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया समय अल्प होने से इसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है उत्पादन नीति और मांग का प्रकार। उत्पादित वस्तु की मांग मौसमी मांग हो तो व्यावसायिक इकाई को पूरे वर्ष के दौरान उत्पादन की नीति हो तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि गर्म कपड़ों का उत्पादन करने वाला अधिकतर कंपनियां 12 मास उत्पादन जारी रखती है, जबकि विक्रय कब होती है? शीत ऋतु में। 5वां पॉइंट है कच्चे माल का संग्रह। कच्चे माल की प्राप्ति सीमित हो तो कच्चे माल की पूर्ति अनियमित हो तो निश्चित रूप से ऋतु में ही प्राप्त हो तो कच्चे माल का जत्था संग्रह करना पड़ता है, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। छठा है साख नीति। तैयार माल का विक्रय नगद से करने की नीति हो तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु साख की विक्रय नीति अपनाई गई हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है। इस प्रकार कच्चा माल सरलता से साख से प्राप्त होता तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो कच्चे माल का क्रय नगद ही करना पड़े तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता वृद्धि होती है। 7वां पॉइंट है चालू संपत्ति का नगद रूपांतरण। देनदार के पास से वसूली शीघ्रता से होती है तो तैयार माल का विक्रय नगद होता है। लेनी हुंडी के पैसे पकने की तारीख को प्राप्त होते हों तो अल्प मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें विपरीत परिस्थिति में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। 8वां पॉइंट है हमारा स्टॉक परिवर्तनशीलता की दर। तैयार माल के स्टॉक की परिवर्तन दर उच्च हो तो कार्यशील पूंजी की अल्प आवश्यकता होती है और स्टॉक परिवर्तनशीलता की दर निम्न हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। कार्यशील पूंजी तैयार माल में नियोजक होती है। 9वां पॉइंट है कि कार्य की कार्यक्षमता। अल्प प्रयत्न से उच्च परिणाम प्राप्त करना अर्थात संचालक की कार्य की कार्यक्षमता। उपलब्ध साधनों का कार्यक्षम उपयोग और दुरुपयोग घटाकर या दूर करके वसूली को तीव्र करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम की जा सकती है। 10वां पॉइंट है लाभ का वितरण। तो लाभ का डिवाइड किस तरह से करेंगे तो डिविडेंड के रूप में किया जाने वाला लाभ का वितरण नगद को प्रभावित करता है, क्योंकि डिविडेंड नगद ही चुकाना पड़ता है। कंपनी अपने लाभ का बड़ा हिस्सा कहाँ पर वितरित करती है तो डिविडेंड, और व्यवसाय में से अधिक नगद बाहर जाने के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। तो बच्चों आज के लेसन में हमने पढ़ा कि पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व, तो उसमें आंतरिक तत्व है और बाह्य तत्व है। और कार्यशील पूंजी के विषय में पढ़ा कि कार्यशील पूंजी की व्याख्या क्या है, शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी के लक्षण क्या है और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। ये आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। इसके आगे वाला जो पॉइंट है मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।